जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी के अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल संजीव क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि क्रैश कोर्स लॉन्चिंग होने के बाद कि आपका जो फिजिक्स का क्लास चलने वाला है, रिकॉर्डेड चलने वाला है, तो फाइनली हम आज लेके आए हैं प्रकाश यानी चैप्टर 1 भौतिकी का। चैप्टर 1 का नाम है प्रकाश का परावर्तन का। हम क्या लेके आए हैं? वन शॉट कहने का मतलब होता है कि इसमें जो जो इम्पोर्टेंट वाला भाग होगा सिर्फ हम वही देखने वाले हैं, अन्यथा कुछ नहीं देखने वाले हैं। और आज किसी कारणवश लाइट न होने के कारण हम जो आपका मैथ का लाइव क्लास लेने वाले थे 11 बजे, वह किसी कारणवश लाइट नहीं था, जिसके कारण हम नहीं ले पाए, तो इसके लिए सॉरी। और हम बता भी दिए थे कि मैथ का आपका लाइव चलेगा, जबकि आपका जो फिजिक्स हो यानी शाम वाला बैच हमेशा रिकॉर्डेड वीडियो हमेशा डलाएगा, और जो सुबह वाला 11 बजे हमेशा लाइव चलेगा। तो आइए इसमें हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है फिजिक्स से। इसमें बहुत बढ़िया से मेरा नोट्स जब हम बनाए, मेरे हाथ से नोट्स बना हुआ है, तो आइए हम सबसे पहले आपको हम देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा चैप्टर 1 का ही नाम है। एक सेकेंड थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, थोड़ा सा आप मात्र वेट कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए चैप्टर 1 है आपका प्रकाश का परावर्तन। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 1 यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश के बारे में मुख्य रूप से हम जानने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो देखिए, वीडियो थोड़ा शॉर्ट रूप में बनाना है क्योंकि रिकॉर्डेड तो रिकॉर्डेड ज्यादा टाइम तक नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको शॉर्ट में जानेंगे। देखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमेशा सरल यानी सीधा रेखा में चलती है। यह किसी पर पड़ के उसे दृश्यमान बनाती है। या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। आपसे पूछेगा प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। प्रकाश के साथ साथ आंख का होना तथा आंख के साथ साथ प्रकाश का होना अति आवश्यक है। अर्थात आंख और प्रकाश एक दूसरे के पूरक है। ये आपका हो गया प्रकाश का परिभाषा। ये अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन ये हमको जाना जरूरी है क्योंकि प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर पढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। ये आप आसानी से बोल सकते हैं, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पीडीएफ अगर जो भी ग्रुप में है तो उसको मिल जाएगा, और जो भी अगर ग्रुप में नहीं है, अगर इसका पूरा नोट्स का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं एकदम मस्त है, तो हमें मैसेज यानी हमें इस नंबर 9508 और 625239 इस पर हमें मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप हम भेज देंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है चाहे चलती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। एक बात कह रहा है कि निर्वात यानी निर्वात हो या वायु हो, निर्वात हो या वायु हो, उसकी उसमें प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? 3 × 8 मीटर पर सेकेंड होता है, या 3 लाख किलोमीटर होता है। समझ में आ गया? 3 लाख किलोमीटर। आइए अगला, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। देखिए अगला है प्रकाश का स्रोत क्या होता है, यानी सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश प्राप्त हो या उत्सर्जित हो उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे देखिए, सूर्य से प्रकाश आता है, तारा से, चंद्रमा से, जुगनू जो अपना गांव के भाषा जुगनू जो बढ़ता रहता है, बल्ब बल्ब होता है, लालटेन होता है, टॉर्च होता है, मोमबत्ती होता है, ये सब आपका क्या है? प्रकाश का स्रोत है। यानी जिससे प्रकाश प्राप्त होता है उसे ही तो हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। सिंपल बात है ना, ये सिंपल बात है, बहुत अच्छा। देखिए यहाँ का ये ऑब्जेक्टिव है, ध्यान दीजिए। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी प्रकाश ही एक ऐसा सहायक है, यानी वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को भी देख सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए अगला नंबर पेज पर चलते। देखिए अगला है, कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बस सिर्फ देखते रहिए, हम नोट्स दे देंगे, वहां से आप पूरा अपना मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, अगला देखिए, प्रदीप पिंड होता क्या है। देखिए प्रदीप पिंड, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप पिंड कहते हैं। यानी कहने का मतलब, जिस वस्तु से प्रकाश क्या होता है? उत्सर्जित होता है, एकदम जलता हुआ, उसी को क्या कहते हैं? प्रदीप पिंड कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा, जुगनू, जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, और ये सभी क्या होना चाहिए? जलता होना चाहिए, तो आपका होगा प्रदीप पिंड। समझ में आ गया? अगला है अप्रदीप पिंड। तो काफी आसान है प्रदीप पिंड, यानी जिससे उत्सर्जित होगा उसे प्रदीप पिंड, और उत्सर्जित नहीं होगा तो अप्रदीप पिंड। यानी जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसे अप्रदीप पिंड कहते हैं। जैसे पत्थर हो गया, कुर्सी हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया इत्यादि, इस सबसे प्रकाश नहीं आती है, तो ये हो जाएगा अप्रदीप पिंड। समझ में आ गया? अगला देखिए, पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी पर
प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आपको सूर्य बताना है। आइए हम आगे देखते हैं। अगला देखिए क्या कर रहा है। देखिए यह है प्रकाश का प्रकीर्णन, जो काफी इंपॉर्टेंट है और यह कई बार पूछ भी चुका है। देखिए प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है? जब किसी प्रदीप पिंड से प्रकाश चलकर, यानी जब किसी प्रदीप पिंड से प्रकाश चलकर कोई वस्तु पर पड़ती है और फिर उसके द्वारा अवशोषित होकर चारों ओर छितरा जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखते हो, फिगर देख लीजिए, यानी जब प्रकाश का प्रकीर्णन किसी प्रदीप यानी किसी प्रदीप पिंड पर पड़ती है और इसे अवशोषित कर लेती है और चारों ओर देखिए छितरा देती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आ गया क्या? चलिए आइए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला है आपसे ये भी पूछ जाता है कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो जो मानव द्वारा बनाया गया, लालटेन, मानव मोमबत्ती, टॉर्च, विद्युत बल्ब, ये सब मानव जो बनाता है वह मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत होता है। उस जगह बोर्ड में प्राकृतिक स्रोत क्या आता है? तो जो भगवान द्वारा, मतलब हम मानव नहीं बनाया है, जैसे सूर्य मानव नहीं बनाया, तारे, जुगनू, ये सब भगवान के ही द्वारा दिया गया। चलिए आइए आगे हम देखते हैं। अगला है देखिए, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ भी चुका है। देखिए प्रकाश की किरण क्या होता है? यानी रे ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी स्रोत से चलकर अनंत तक जाती है, यानी मान लो जब प्रकाश किसी स्रोत मान चलकर, जैसे देखिए प्रकाश किसी स्रोत से चलकर इधर अनंत तक और इधर अनंत तक जाती है, उसे ही प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। समझ में आ गया क्या भैया? चलिए आइए अगला देखिए। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। अगला देखते हैं। चलिए देखिए, प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है? बीम ऑफ लाइट। यानी देखिए क्या होता है, प्रकाश के किरणों, प्रकाश के जो किरण होता है उस समूह को ही प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए ये आपका टॉर्च है, मान लीजिए इससे प्रकाश के जो समूह निकल रहा है, इसी को क्या कहता है? प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया क्या? चलिए अगला देखिए। अगला है किरण पुंज। आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड में भी कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बताना किरण पुंज 3 प्रकार के होता है, अपसारी, समांतर और एक होता है अभिसारी किरण पुंज। आइए आगे देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। अगला है देखिए, अगला है आपका कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो देखिए जब प्रकाश के किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कहने का मतलब कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु, मान लीजिए यह बिंदु है, किसी बिंदु स्रोत से निकलकर और फैलती हुई जा रहा है, देखिए एक दूसरे फैलती हुई जा रहा है, उसे ही प्रकाश का क्या कहते हैं? यानी अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, यानी बिंदु से फैलती हुई जा रहा है उसे प्रकाश यानी अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ आया? हाँ आइए आगे देखते हैं। अगला देखिए समांतर है। ये देखिए ये कितना आसान है। समांतर किरण पुंज होता क्या है? देखिए तो जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर जाता हो, यानी किसी बिंदु स्रोत से निकलने के बाद एक दूसरे के समानांतर जाता हो, उसे तो क्या कहते हैं? प्रकाश यानी समांतर यानी समानांतर, यानी देखो ना समानांतर एक दूसरे के और समांतर जाता है, उसे तो प्रकाश का यानी प्रकाश क्या? प्रकाश एक दूसरे के समानांतर जाती हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया? आइए इसका तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कर रहा है? देखिए अभिसारी किरण पुंज क्या कर रहा है कि जब प्रकाश की किरणें विभिन्न बिंदुओं से चलकर एक बिंदु पर मिलती हैं, इसमें क्या होता है? एक बिंदु पर मिलती थी, जिसमें उसमें क्या होता था कि एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती थी। जबकि अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें विभिन्न बिंदुओं से चलकर एक बिंदु पर मिलती है, उसे ही क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया क्या? यहाँ तक आपको वीडियो कैसे समझ में आ रहा है आप जरूर बताते रहिएगा। ठीक है, हम आगे भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला देखिए। अगला यहाँ पे देखिए, अगला है पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? पारदर्शी देखिए जब किसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, जब किसी वस्तु यानी वो किसी वस्तु से प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। यानी प्रकाश मतलब मान लीजिए कोई वस्तु रहेगा, उसके सामने आप टॉर्च मारिएगा, उससे अगर प्रकाश पार कर जाएगा उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे जल में आप टॉर्च मारिएगा तो प्रकाश इस पार से उस पार चल जाएगा। सफेद में भी, पॉलिथीन में भी चल जाता है, कांच में भी, मतलब शीशा में, हवा जैसे कि सब जगह है, लेकिन टॉर्च मारते तो उस पार से उस पार चला जाता है, तो ये सब हो जाएगा आपका पारदर्शी। समझ में आए? चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला देखिए पारभासी क्या होता है? देखिए उसमें क्या होता था कि प्रकाश पूरा पार कर जाता था, लेकिन पारभासी में ऐसा नहीं होगा। इनमें किसी वस्तु से प्रकाश
कॉमोवंश मतलब आंशिक रूप से, मतलब कॉमोवंश थोड़ा मोड़ा पार करे रूप से पार करता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ शीशा में प्रकाश थोड़ा मोड़ा पास करेगा, तेल लगा हुआ कागज, रक्त यानी रक्त हो गया, गंदे जल हो गया, धुंधला धुआं हो जाएगा, कोहरा हो गया, ये सब होता है आपका पारभासी पदार्थ। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जैसे पूछ देगा कि तेल लगा हुआ कागज कौन पदार्थ है, तो आपको मारना है पारदर्शी पदार्थ है। इस प्रकार से आइए अगला देखते हैं। अगला है अपारदर्शी, सिंपल है, इसमें पार ही नहीं करेगा, यानी जिस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं करे उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, ईंट, लकड़ी, इस सब से प्रकाश आर पार नहीं करेगा। समझ में आ गया? चलिए आइए देखते हैं आगे। आगे देखिए, आगे आप देखते रहिए। अगला है, अगला टॉपिक देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह कई बार पूछ चुका है, इसका कोई लिमिटेड नहीं है, यह कई बार पूछा हुआ है या बहुत बार पूछ चुका है। समझ में आ गया? चलिए देखिए, आपको देखना भी है, देखिए बोर्ड मॉडल, इसको देखना भी है। प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब प्रकाश किसी वस्तु यानी जब प्रकाश किसी वस्तु या सतह से टकराकर, देखिए इस आया, और इससे टकराकर वापस लौटती है, तो इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश किसी वस्तु या सतह से टकराकर वापस लौटती है, इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। इसको ऐसे लिखना है, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये आपका सतह हो गया, और प्रकाश पर जो देखिए जो सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं, और जाने वालों को परावर्तित किरण कहते हैं। बीच में क्या होता है? अभिलंब होता है। इतना बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आइए आगे है, लिखा देखते हैं। देखिए एक बात आप, हाँ, ये कोण आई, आपतन कोण को कोण आई कहते हैं, और आर कोण आर को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, आपतित किरण होता क्या? तो हम क्या बताएं, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी यही ना है, देखिए यही ना है, बताते हैं, किसी सतह यानी किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, किसी सतह से जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यही बात ना कहते हैं। हाँ, मान लो अगर पूछेगा थोड़ा से कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण उसको आपतन कोण कहते हैं, आगे सब लिखा हुआ है, आप नोट्स दीजिए, नोट्स में आप बढ़िया से आप देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, जैसे यहाँ पे देखिए परावर्तित हो गया, किसी सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, आइए देखिए, अभिलंब, देखिए किसी सतह पर पड़ने खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं, किसी सतह पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आइए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट देखेंगे। चलिए, ये सब जरूरी नहीं है, आप सभी लोग देख लीजिएगा। चलिए आइए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के नियम क्या क्या होता है, कई बार पूछ चुका है, और VBI भी है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी है। प्रकाश किसी सतह से टकराकर जिस नियम के तहत वापस लौटती है, उसे ही प्रकाश परावर्तन के नियम कहते हैं। यानी जब प्रकाश किसी सतह या वस्तु से टकराकर जिस नियम के तहत लौटती है, उस प्रक्रिया को ही प्रकाश परावर्तन के नियम कहते हैं। आपसे यह कई बार पूछ चुका है कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो हम बता दें, प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होता है। आप सभी को याद रखना है, कई बार पूछ चुका है। आइए कौन कौन नियम होता है हम जानते हैं। देखिए, पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह होता है। यानी मान लीजिए ये आपका सतह है और ये आपका ये सतह है ना, तो ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, और ये अभिलंब, तीनों कौन सी? एक ही सतह पर है। पहला नियम ये कहता है। ठीक है, अगला तो दूसरा नियम करा है, दूसरा क्या करा कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर आपका कोण आपका आर होता है। यही करा है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। समझ में आ गया? चलिए आइए अगला देखते हैं क्या होता है। अगला ये सब वही बात है, देखिए कोण आई बराबर कोण आर, दूसरा नियम का है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, आइए देखिए, आप यहाँ पर कह रहा है, देखिए कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर लंब पड़ती है तो उसे वह परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। जब लंब पड़ेगा तो उसी पर वापस जाएगा, इस प्रकार से बोल रहा है। ठीक है, आइए, ये आपका प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब काफी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? ये आपका प्रतिबिंब है, समझे, और काफी कई बार पूछ भी चुका है। और आइए इसको देखते हैं डिटेल से। देखिए, प्रतिबिंब होता क्या है? प्रतिबिंब मतलब कोई इमेज होता है। तो देखिए, जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, जब कोई बिंदु है स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है या प्रतीत पड़ती है, उसे ही प्रकाश यानी प्रतिबिंब कहते हैं। आपको कुछ नहीं करना, ध्यान देना है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई
मालूम पड़ती है उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाशित यानी प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया क्या? जैसे आइए, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? प्रतिबिंब आपका दो प्रकार का होता है, ये भी बात आप ध्यान रखिए। कौन कौन होता है आइए देखते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और यानी रियल इमेज, और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज आपका होता है। समझ में आ गया? आइए आगे देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। हालांकि प्रतिबिंब में ही दोनों का परिभाषा दिया हुआ था, ठीक है। आइए हम डिटेल में आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे है देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब, तो जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर इसी में रहता मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे, सिंपल। और जो मिलती है उसे क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है एवं इसे सीधी रेखा में दर्शाया जा सकता है और इसे पर्दे पर भी उतारा जा सकता है। आपसे पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है कि नहीं, तो आपको यस बताना है, उतारा जा सकता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला है देखिए, यहाँ पे है वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब आपका उल्टा होता है, ठीक है। देखिए अगला है आपका, देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको ध्यान दीजिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, कई बार पूछ चुका है कि काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब। देखिए होता क्या है, हम क्या बताएं वही होगा। जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तो उसे तो कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ में आ गया? और यह प्रतिबिंब सीधा होता है, वह उल्टा होता था, जबकि इसे पर्दे पर उतारा भी नहीं जा सकता है और इसे टूटी रेखा में दर्शाया जाता है। समझ में आ गया? टूटी रेखा में इसे दर्शाया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, वास्तविक भी हो गया, काल्पनिक भी हम जान चुके हैं। चलिए आइए आगे अब हम देख लेते हैं आगे। चलिए अगला देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब टूटी रेखा को दर्शाता है। अगला, वास्तविक प्रतिबिंब को सीधे रेखा पर दर्शाया जा सकता है। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ चुका है कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करे। यह क्वेश्चन लगभग कई बार पूछ चुका है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करे। इसको एक बार आप सभी लोग देख लीजिएगा। चलिए आइए हम देखते हैं, हम बताते हैं, फिर भी आप देखिए। चलिए पहले इसको हटाने दीजिए। चलिए देखिए, तो पहले जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है, कौन कौन अंतर है, आइए हम देखते हैं। पहला, यह किरणें के वास्तविक रूप से कटने पर बनता है, जबकि यह किरणें के कटती हुई मालूम पड़ने पर बनता है। यह प्रतिबिंब उल्टा होता है, जबकि यह प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। इसे सीधी रेखा में दर्शाया जाता है, जबकि इसे टूटी रेखा में दर्शाया जाता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, इसे टूटी रेखा में दर्शाया जाता है, इसे सीधी रेखा में दर्शाया जाता है और इसे टूटी रेखा में दर्शाया जाता है। अगला, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। ये बात सब आप ध्यान रखिएगा, हालांकि नोट्स आपको मिल जाएगा, चिंता नहीं कीजिएगा। अगला आइए, ये सब जरूरी नहीं था इसलिए आगे बढ़ रहा है। हाँ चलिए देखिए, अगला है यहाँ पे देखिए कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब काल्पनिक यानी आभासी, सीधा एवं वस्तु के बराबर होता है। वस्तु जितना समतल दर्पण के आगे रहता है प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। जितना वस्तु आगे रहेगा प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। आइए देखते हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं। आपको 2 अंक में पूछ देगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं बताएं, तो आप ये 2-4 को बात लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? आइए हम देखते हैं। देखिए, जैसे बोल दीजिएगा कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, यानी समतल दर्पण में मान लीजिए आपके घर में समतल दर्पण होगा तो आप वस्तु जितना यानी सीधा आप जैसे दिखेगा वैसे आपका आईना में भी दिखेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। प्रतिबिंब काल्पनिक मतलब आभासी बनता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा, जैसे आप ऐनक में दिखाइएगा दायां हाथ, उसमें दिखाएगा बायां हाथ, आप बायां दिखाएगा तो उसमें दिखाएगा दायां हाथ, इस प्रकार से। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनते हैं जितना दर्पण के आप आगे होते हैं, ठीक है। ये सब आपका समतल दर्पण की है। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, आगे आप यहाँ पे देख लीजिए कि दर्पण किससे कहते हैं। दर्पण कहते किसको? वैसा चिकना और चमकीला सतह, दर्पण कैसा? तो चिकना और चमकीला सतह होता है, सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता हो तथा एक भाग अवश्य ही रंगा होता है, उसे ही तो दर्पण कहते हैं। दर्पण होता ही क्या है? वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता हो तथा एक भाग अवश्य ही रंगा होता है, और दर्पण उसे ही तो दर्पण कहते हैं। और एक भाग किस चीज से रंगा होता है? सिल्वर ब्रोमाइड से। आइए हम आगे देखेंगे। आइए यहाँ पे देखिए, अगला यहाँ पे दर्पण 3 प्रकार के होता है। दर्पण कितने? दर्पण 3 प्रकार के होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण। ये भी पूछ चुका है कई बार, ठीक है। आइए यहाँ पे हम देखते हैं।
अगला यहाँ पे देखिए, हाँ देखिए ऑब्जेक्टिव आ गया ना। हाँ यहाँ पे देखिए हम जो बात बोले हैं लिखा, दर्पण के एक भाग सिल्वर, ध्यान दीजिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड से कई बार पूछ चुका है, रंगा होता है। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने भी वेग से चलता है तो वस्तु के अपेक्षा वो 2 वेग से चलेगा, यानी वह 2 से जाएगा तो होने से 4 से, ये 6 से देने से 12 से, इस प्रकार से। आइए आगे बढ़ लेते हैं, ये सब तो हटाइए, देख लेते हैं थोड़ा। हाँ ये सब देखना, हाँ आप देखिए गोलीय दर्पण है क्या बताइए, तो वीडियो नहीं, हम तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आइए ना होगा तो इसमें 2 लेक्चर में बांट देंगे, ठीक है। देखते हैं कितना है, 1 सेकंड रुक जाइए, नहीं तो हम 2 में, गोलीय दर्पण था ना, चलिए इसको एक ही क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ पे देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है। देखिए गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, यानी वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले, जैसे खोखले गोले का भाग होता है उसे ही तो गोलीय दर्पण कहते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं चित्र, देखिए ना, यह खोखले गोले का आकार का होता है, उसी को क्या कहते हैं, आपका गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया। आइए आगे देखते, फिगर के साथ आपको दिक्कत ही नहीं होगा। अगला है कि गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होता है, आपसे पूछेगा कि गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होता है, तो गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होता है, एक आपका अवतल दर्पण और एक आपका उत्तल दर्पण होता है, यानी एक कनकेव मिरर होता है और एक कन्वेक्स मिरर होता है। ये दोनों काफी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तो हर हाल में आप याद कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं अवतल दर्पण होता ही क्या है। देखिए अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बीच में धंसा हुआ रहता है, बीच में धंसा हुआ रहता है तथा रजित कलई बाहर से किया गया रहता है। मान लीजिए वही कोई ऐसा दर्पण होगा, मान लीजिए कोई ऐसा दर्पण होगा जिसमें क्या कह रहा है कि परावर्तक सतह बीच में धंसा होगा, बीच में क्या हो जाएगा, धंसा होता है तथा रजित कलई बाहर से किया होगा, इस प्रकार से बाहर से किया होता है, उसी को क्या कहते हैं, आपका अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, कई बार पूछा हुआ, आपको बता देना है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। चलिए आइए अगला देखिए, अगला है यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण होता है क्या, आगे फिगर भी है, चिंता नहीं कीजिए। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह बीच में उभरा हुआ होता है, क्या होता है, यहाँ के बीच में उभरा हुआ होता है तथा रजित भीतर से किया गया होता है, उसी को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन चीज, अपसारी दर्पण कहते हैं ना, काफी आसान है ना। हाँ आइए देखिए यहाँ पे है ना, एगो है अवतल दर्पण, एगो उत्तल दर्पण, नहीं बताया। अवतल दर्पण देखिए ना, ये धंसा हुआ है और बाहरी से कलई किया गया है ना, हाँ इसी को अवतल दर्पण कहते हैं। इसे देखिए यह उभरा हुआ है, देखिए इसमें अंदर से रजित है, जिसमें अंदर से रजित होता है वो आपका क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में आप अंतर जान चुके हैं। आइए अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ आप देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है, इसको ध्यान ही दीजिएगा, बोर्ड मॉडल है। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें, तो अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है, और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। आइए हम देखते हैं, चलिए देखिए, आइए इसका प्रवर्तक सतह बीच में धंसा होता है, जबकि इसका प्रवर्तक सतह बीच में उभरा हुआ होता है। दूसरा, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, अगर पूछेगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो आपको बताना है ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। अगला, अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब यानी दर्पण बनता है। ठीक है, ये सब बात ध्यान रखिएगा। अगला अगला 4 नंबर, 4 को कम से कम 3 या 4 लिख दीजिएगा अंतर। अवतल दर्पण में काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आइए आगे देखिए, अगला है यहाँ पे अवतल दर्पण की उपयोग। इससे आप बहुत ध्यान से देखिएगा, यह कम से कम आपका बोर्ड में पूछा ही जाएगा ऑब्जेक्टिव में, और हम भी ऑब्जेक्टिव लाएंगे तो पूछेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में दर्पण, जैसे सैलून में, ब्यूटी में, पार्लर में, ये सब हो गया। सौर भट्टी में, डॉक्टर द्वारा मरीज के दांत में, कान में, गला में निरीक्षण में, ये सब गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, ये सब में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आपसे पूछ देगा कि गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज होता है, तो आपको बता देना अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग सभी प्रकार के वाहनों के साइड मिरर जो होता है ना, साइड मिरर के रूप में किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। समझ में आ गया क्या। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पे क्या करें कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। ये तो आपको भी पता होगा कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से जवाब देंगे कि जब चेहरा को अवतल दर्पण के सामने फोकस के भीतर रखते हैं तो चेहरा का प्रतिबिंब आमने
यानी प्रतिबिंब अपने वास्तविक आकार से बड़ा एवं सीधा दिखता है, जिसमें हजामती को दाढ़ी बनाने या बाल काटने में ये सब करने में काफी सुविधा होती है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हम हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। इस प्रकार से आप उसको जवाब दीजिएगा। ठीक है, आइए अगला अगर पूछेगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में ही क्यों करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का दृष्टि जो होता है ना, विस्तार, वो बड़ा होता है, बड़ा क्षेत्र होता है, जिसके चलते यह अपने से पीछे के तेज आती हुई गाड़ी का प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा एवं वस्तु से छोटा बना देता है, और जिससे गाड़ी के साइड देने में सुविधा होती है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। यानी आप देखते हो कोई भी बाइक हो या कोई भी कार हो, उसमें जो ऐनक लगा हुआ तो उसमें आप काफी छोटा देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसका उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में ही किया जाता है। ठीक है, आइए आगे देखिए कि इसमें बड़ा दिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला चिन्ह परिपाटी ये सब आप देख लीजिएगा पीडीएफ में। ठीक है, हाँ, हालांकि ऑब्जेक्टिव देख देते एक बार। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष माना जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव पी को मूल बिंदु कहा जाता है। आपतित प्रकाश की दिशा धनात्मक एवं इसके विपरीत दिशा ऋणात्मक मानी जाती है। तो सब ऑब्जेक्टिव पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है, देख लीजिएगा। बिंदु पी से बाई ओर की दिशा ऋणात्मक और तथा दाई ओर की दिशा धनात्मक होता है। मुख्य अक्ष के ऊपर की दिशा धनात्मक जबकि नीचे की दिशा ऋणात्मक होती है। सभी दूरी दर्पण के ध्रुव पी से मापी जाती है। ये बात तो आप याद ही रखेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये सब हटाइए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखिए। वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। किसी भी दर्पण उत्तल या अवतल में वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ही होती है, ली जाती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे देखिए, ये सब जरूरी नहीं था इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये सब ज्यादा नहीं है। देखिए, हाँ, ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपका दर्पण सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है, यानी मिरर फॉर्मूला। देखिए, गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी मतलब यू, प्रतिबिंब मतलब भी तथा फोकस दूरी मतलब एफ के बीच जो संबंध बनता है उसी को दर्पण सूत्र कहते हैं। यानी एक बटा भी प्लस एक बटा यू बराबर एक बटा एफ को ही क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो यू होता है वस्तु दूरी होता है, भी प्रतिबिंब दूरी होता है, जबकि एफ फोकस दूरी होता है। इसका यहाँ जाएगा, ये नहीं जानना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, आवर्धन। ये कई बार भी पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है, आवर्धन क्या होता है। देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर कुछ नहीं, प्रतिबिंब की ऊंचाई या बट्टा में वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। समझ में आ गया। इस प्रकार से शायद हमारा लास्ट था, जो जो इंपॉर्टेंट था वही लाए थे। ठीक है, हाँ, आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है, यानी मात्रक विहीन होता है, अर्थात आवर्धन का मात्रक विहीन नहीं होता है। प्रतिबिंब वास्तविक हो तो आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है, वास्तविक हो तो ऋणात्मक होगा, जबकि प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो आवर्धन का मान धनात्मक होगा। इस प्रकार से आपका शायद यही तक था। तो हम वन चैप्टर यानी वास्तविक प्रकाश का प्रवर्तन का लाए थे, और इसका कल हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओनली लिख के लाएंगे और उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर हम मिलते हैं प्रकाश के अपवर्तन में। जय हिंद, जय भारत।